हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का एक हिंदी कोर्स सब्जेक्ट को लेकर आए हैं, जो कि मॉडल सेट झारखंड बोर्ड द्वारा जारी कर दिया गया है। और इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं और इसके पैटर्न को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए खंड क की ओर बढ़ते हैं। खंड क में है अपठित बोध, मतलब पैसेज दिया हुआ है। तो पैसेज को पहले आप पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर आंसर दीजिएगा। तो चलिए साथ में पढ़ते हैं। ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन कीजिए। साहित्य समाज का दर्पण यह न केवल समाज की वास्तविकता को प्रतिबिंब करता है, बल्कि उनमें परिवर्तन लाने की शक्ति भी रखता है। साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं है, बल्कि पाठकों को सोचने पर मजबूर करना है, उन्हें सही और गलत का भान कराना और समाज में नकारात्मक बदलाव लाना होता है। कई साहित्यकारों ने अपने लेखन के माध्यम से समाज में व्याप्त कुरीतियाँ, अंधविश्वास और अन्याय को उजागर किया है। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में किसानों की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया, जबकि महादेवी वर्मा ने नारी के आत्मसम्मान और संघर्ष की कहानियों को शब्द दिए। साहित्य का प्रभाव तभी सार्थक होता है जब वह पाठक के हृदय में संवेदनाओं को जागृत करे और उसे समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का बोध कराए। तो चलिए इससे जुड़े जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको देख लेते हैं। साहित्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो साहित्य का प्रमुख उद्देश्य है समाज की वास्तविकता दिखाना और परिवर्तन करना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रेमचंद की कहानियों का मुख्य विषय क्या था? प्रेमचंद की कहानियों का मुख्य विषय था, अभी जो पढ़े ऊपर में, किसानों की दुर्दशा। महादेवी वर्मा ने अपने साहित्य में किन संघर्षों को चित्रित किया है? तो महादेवी वर्मा ने अपने जो साहित्य है इसमें चित्रित किया है महिलाओं को। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। गद्यांश के अनुसार साहित्य को समाज का दर्पण क्यों कहा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि यह समाज की वास्तविकता को प्रतिबिंब करता है। नेक्स्ट पैसेज की ओर चलते हैं, यह जो कि आपका पोएम से लिया गया है, कविता से लिया गया है। यह धारा, यह गगन, यह बगिया हरी, यह हवा, यह फिजा, यह नदी की लहर, सबका जीवन, सबका यह संसार, नहीं किसी का केवल यह अधिकार है। पर मानव भूल कर यह गर्व करता, संसार पर अपना राज समझता। संसार के संसाधन को नष्ट किए तो प्रकृति ने भी अपने क्रोध व्यक्त किए। जब समय है चेत जाएं सब लोग, नष्ट करें यह सुंदर धरती का योग, नष्ट करें न यह सुंदर धरती का योग। प्रकृति का मान करें, संतुलन बनाएं, तभी यह जीवन, यह धारा सजीव रह सके। अच्छा, इससे जुड़े क्वेश्चन को देखते हैं। पद्यांश के अनुसार संसार का अधिकार किसका है? संसार पर अधिकार किसका है? तो संसार पर अधिकार जो है यह है सभी जीवों का। आप बहुत कोई कहेगा कि मनुष्यों का क्यों नहीं हो सकता है? मनुष्यों का इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि इस जो संसार में इसमें अनेक प्रकार के जीव रहते हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा सभी जीवों का। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। पद्यांश में मनुष्य की किस भूल का उल्लेख किया गया है? तो इसमें मनुष्य की भूल का उल्लेख किया गया है कि संसार पर अधिकार जताना। जो मनुष्य रहता है यह संसार पर अधिकार जताना शुरू कर देता है, तो इसी को सबसे बड़ा भूल बताया है कविता में। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। पद्यांश में प्रकृति के क्रोध का क्या कारण बताया है? जो पद्यांश अभी ऊपर पढ़े हैं इसमें प्रकृति का क्रोध का क्या कारण बताया है? तो यह बताया संसाधनों का नष्ट करना, यह कारण को ऊपर में जिक्र किया गया है। पद्यांश के अनुसार धरती को सजीव रखने के लिए क्या करना चाहिए?
धरती को सजीव रखने के लिए प्रकृति का मान करना एवं संतुलन बनाए रखना। ये हो जाएगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों की सही विकल्प का चयन कीजिए। अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? अधिसूचना का प्रकाशन सोशल मीडिया पर, तार पर, समाचार पत्र पर, राजपत्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राजपत्र। क्वेश्चन नंबर 10, निबंध का अंतिम भाग क्या कहलाता है? जो निबंध रहता है उसका अंतिम भाग क्या कहलाता है? परिचय, निष्कर्ष, विषय विस्तार या प्रस्तावना। तो इसका अंतिम भाग कहलाता है निष्कर्ष। पीटीआई क्या है? पीटीआई क्या है? क्वेश्चन नंबर 11, पीटीआई क्या है? पीटीआई है यह एक समाचार एजेंसी है पीटीआई। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। भारत का पहला छापाखाना कहाँ पर लगाया गया है? जो भारत का पहला छापाखाना कहाँ पर लगाया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। संचार प्रक्रिया में आई बाधाओं को क्या कहते हैं? संचार प्रक्रिया में आई बाधाओं को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शोर। उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किस लेखन में होता है? जो उल्टा पिरामिड रहता है इस शैली का उपयोग किस शैली के लेखन में होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, समाचार लेखन। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। अखबार की आवाज़ किसे माना जाता है? अखबार की आवाज़ माना जाता है संपादकीय को अखबार का आवाज़ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। तो आलेख के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द प्रयोग होता है? आलेख के लिए अंग्रेजी में फीचर, आर्टिकल, रिपोर्ट, नोटिस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल। आलेख को इंग्लिश में आर्टिकल कहते हैं। नेक्स्ट जो है यह है पैसेज आपको दिया गया है इतना बड़ा, आप इसको पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा। अभी अगर मैं पढ़ता हूँ तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो डायरेक्ट इसको आंसर की ओर चलते हैं क्योंकि मैंने इसे पहले पढ़ लिया है। तो उपयुक्त अनुच्छेद किसके बारे में है? तो जो ऊपर दिया गया है अनुच्छेद यह है भक्तिन के लिए यह अनुच्छेद है। भक्तिन किस रहस्य के बारे में पूछे जाने पर वह शास्त्रार्थ की चुनौती दे डालती है? भक्तिन जो है किस रहस्य के बारे में पूछता है कि वो शास्त्रार्थ को चुनौती दे देती है? तो यह पूछता है चोरी के पैसे कहाँ और कैसे रखती है, इसके बारे में पूछे जाने पर। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। इधर उधर बिखरे रुपये पैसे का भक्तिन जो कुछ करती है हम उसे चोरी मानेंगे, क्यों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्योंकि जो ऊपर में दिया गया है वह घर में सेविका है, उसका अधिकार घर की किसी वस्तु पर नहीं है। पैसे या अन्य सामान मिलने पर उसका दायित्व यह है कि वह उन चीज़ों को घर के मालिक को दें। घर किसी वस्तु पर सेवक सेविका का स्वामित्व नहीं होता। भक्तिन का परम कर्तव्य क्या था? जो भक्तिन था उसका परम कर्तव्य क्या था? उसका परम कर्तव्य था लेखिका को हर प्रकार से खुश रखना। फिर नेक्स्ट आ गया है, जैसे इंग्लिश वीडियो में आप देख चुके होंगे कि उसमें पोएम था, तो इसमें भी है पैसेज। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृति जिसको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। तो चलिए हमने पढ़ लिया, अभी इस पर
क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, पंक्ति से कवि का क्या तात्पर्य है। तो ये जो पंक्ति है इससे कवि का तात्पर्य है जीवन में जिम्मेदारियों का बोझ उठाना, जीवन में जो जिम्मेदारियां होता है उसका बोझ उठाना। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। अपनी जिम्मेदारियों के बोझ को उठाते हुए कवि क्या कर लेता है। अपनी जिम्मेदारियों को बोझ उठाते हुए कवि क्या कर लेता है। तो जो कवि है वह कर लेता है अपने जीवन से प्रेम। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। स्नेह सूरा में कौन सा अलंकार है। स्नेह सूरा में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए रूपक अलंकार, बी अनुप्रास अलंकार, सी उत्प्रेक्षा अलंकार, डी मानवीयकरण अलंकार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रूपक अलंकार। आप लोग अगर व्याकरण पढ़े होंगे तो आपको अलंकार के बारे में अच्छे से पता होगा। जग पूछ रहा उनको, जो जग की गाते से कवि क्या कहना चाहता है। ये जो पंक्ति है इससे कवि क्या कहना चाहता है। इससे कवि कहना चाहता है संसार उन लोगों की स्तुति करता है जो संसार के अनुसार चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। भक्तिन महादेवी वर्मा से कितने वर्ष बड़ी है। भक्तिन जो है वो महादेवी वर्मा से कितने वर्ष बड़ी है। तो यह जो भक्तिन है यह महादेवी वर्मा से बड़ी है 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, किसकी गर्मी बाजार में अधिक सामान खरीदने पर विवश करती है। किसकी गर्मी, पैसे की गर्मी। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। बहुत नीला शंख जैसे में कौन सा अलंकार है। बहुत नीला शंख जैसे, इसमें है उपमा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। बादल राग कविता में कवि का, बादल राग कविता में कवि बादल का आवाहन किस रूप में करता है। किस रूप में करता है। तो यह जो कवि है यह क्रांति के रूप में बादल का आवाहन करता है। जूझ पाठ के लेखक कौन है। जूझ पाठ के लेखक कौन है। तो इस पाठ के लेखक हैं आनंद यादव। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। एन फ्रैंक की बड़ी बहन का क्या नाम था। एन फ्रैंक है, इसकी बड़ी बहन का नाम था मार्गोट। ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 MCQs। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मैं और भी ज़्यादा वीडियो आप सबके लिए ला सकूं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।